अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे सर अली असगर का टारगेट पेपर X1 बॉटनी का जिसके क्वेश्चन 2023 में अपेयर हो सकते हैं। तो हम इसके पार्ट 2 पे हैं। पहले आप पार्ट 1 वाली वीडियो देख के आ रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट पेपर। अगर आपने ये कर लिया तो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सॉल। और यकीन करें इससे आसान सवाल आपकी बुक का कोई नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? वो टेनी ऑर्गेनल्स है जो आपके सेल में प्रेजेंट होती हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और इनका फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन आपने जो याद रखना है वो सेलुलर रिस्पायरेशन है। जो सेल को जो सेलुलर रिस्पायरेशन करवाता है ऑर्गेनल, उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। एमसीक्यूज के लिए भी याद रख लें। सेलुलर रिस्पायरेशन करवाने के बाद ये रिलीज़ करता है एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करता है। यानी कि जो हमने फूड टेक किया, यानी कि जिसमें ग्लूकोज आ जाती है, उससे एनर्जी रिलीज़ करवाता है। ठीक है, किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। और ATP एनर्जी करेंसी है सेल की। इसीलिए क्योंकि ये हमें क्या ATP दे रहा है और ATP एनर्जी करेंसी है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पावर हाउस है जो पावर बना रहा है। ठीक है, राइटिंग पे ना जाना, जल्दी जल्दी लिखा है। उसके बाद हमारे पास सवाल है वाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल। क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल क्यों कहते हैं? ये हमने डिस्कस कर लिया है वैसे अपने लेक्चर वीडियोस में। अगर आपने लेक्चर वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देख लें, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाती है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। पिगमेंट के बारे में मैंने वीडियो डाली है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है जो क्लोरोफिल कंटेन करती है, और ये कुल क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान सन से लाइट एनर्जी जो है क्लोरोफिल कैप्चर करती है, और कैप्चर करने के बाद उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। इसलिए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज वाई वी आर कॉलिंग इट एनर्जी कन्वर्टिंग सेल ऑर्गेनल। किसको कह रहे हैं भाई? क्लोरोप्लास्ट को। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपके पास स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन है पेरोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। वैसे तो मैं आपको इसका डिफरेंस जो है वीडियो लेक्चर्स के दौरान बता चुकी हूँ। पेरोक्सीसोम जो होता है वो तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, और कौन हो गए? प्लांट्स भी यूकैरियोटिक होते हैं। सही हो गई। और जो ग्लाइऑक्सीसोम है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल और फंगस में मौजूद होता है। इतनी बात समझ में आई? जो पेरोक्सीसोम है वो तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे कोई भी यूकैरियोटिक हो, लेकिन जो ग्लाइऑक्सीसोम है वो सिर्फ प्लांट सेल और फंगस में होते हैं। ठीक है, पेरोक्सीसोम का क्या काम है? ये ब्रेक डाउन करते हैं वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से ये ब्रेक डाउन करते हैं जो लंबी लंबी फैटी एसिड की चेन होती है उनको। सही हो गई बात। और जो ग्लाइऑक्सीसोम है इनका फंक्शन है कैटालाइज करना, यानी कि कैटालाइज मतलब स्पीड बढ़ाना कह सकते हो, है ना। कैटालाइज करते हैं किस प्रोसेस को? एसिटाइल CoA की फॉर्मेशन को फ्रॉम फैटी एसिड स्टोर विद इन सीड्स। सीड्स के अंदर जो फैटी एसिड स्टोर होता है उसमें से ये बनवाते हैं एसिटाइल CoA। इतना याद रख लो अभी। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को देख लो। एक फंक्शन का पॉइंट हो गया और एक कहाँ प्रेजेंट होते हैं उसका पॉइंट हो गया। फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स? ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें मार्क्स लेने के चांसेस भी बड़े आसान हैं। कौन कौन से एड्स के सिम्टम्स होते हैं? एड्स है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, फीवर हो गया, हेडेक, रैश, सोर थ्रोट, सॉलन लिम्फ नोड, वेट लॉस, सीवियर कैंसर। कैंसर का नाम क्या जो होता है? कपोसी सार्कोमा, स्किन कैंसर, एंड देन द नमूनिया। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं एड्स के जो आपके फिंगर टिप्स से होने चाहिए। कोई रात को भी उठा के पूछे तो यू मस्ट नो द सिम्टम्स ऑफ एड्स। उसके बाद है व्हाट इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स? एड्स कैन बी कंट्रोल एंड प्रिवेंटेड बाय, ये मैंने 3 मेथड देखे हैं जिससे एड्स कंट्रोल हो सकता है और प्रिवेंट हो सकता है। राइट। हमने क्या करना है? जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमने ब्लड किसी का जो है ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले हमने उसको चेक कर लेना है कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, तो जो ब्लड डोनर्स वाले होते हैं ना, तो वो यही कर रहे होते हैं कि पहले 5 टेस्ट करवाते हैं वो, और फिर चेक करते हैं कि ये 5 बीमारियां तो नहीं हैं। उन 5 बीमारियों के नाम आपको आने चाहिए। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे ही नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वो 5 बीमारियां आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो चेक करते हैं कि ब्लड में ये बीमारियां ना हो ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले। ट्रांसफ्यूज़ मतलब किसी को लगाने से पहले। ठीक है, हमने अपने आप को रिफ्रेन करना है फ्रॉम हैविंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द अफेक्टेड पर्सन। एक ऐसा पर्सन जिसको एड्स है उससे हमने अपने आप को सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने से रिफ्रेन करना है। ये हैंड शेक से नहीं होता, तो ये मत बोलना किसी एड्स वाले पर्सन से हैंड शेक नहीं करना। नो, यू कैन हैंड शेक विथ
एन एड्स पेशेंट, ठीक है। नॉट शेयरिंग नीडल्स, हमने एड्स वाले पर्सन से शेयर नहीं करनी नीडल, और अगर एड्स नहीं भी है तब भी हमने अपनी नीडल्स किसी से शेयर करनी ही नहीं है। नीडल से आई मीन जो इंटरवीनस इंजेक्शंस हो गए, ठीक है। और जब आप नाई के पास जाते हैं तो वो आपका जो रेज़र होता है वो भी आपने ख्याल रखना है कि वो रेज़र जो है वो किसी और को ना लग रहा हो। आ रही है बात समझ में इतनी? तो ये 3 मेथड से जिससे हम ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि प्रिवेंट भी कर सकते हैं एड्स को, ये भी आपको आनी चाहिए। 3 ही पॉइंट्स हैं, राइट। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द लिविंग एंड नॉन लिविंग स्टेटस ऑफ वायरस। वायरस जो होता है ना वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी, मतलब हमें अभी तक नहीं पता कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ कैरेक्टर्स लिविंग है एंड द अदर्स आर नॉन लिविंग, राइट। जो लिविंग कैरेक्टर्स हैं उनमें रेप्लिकेशन आ जाता है। कभी आपने देखा है कि नॉन लिविंग थिंग कोई रेप्लिकेट कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ लिविंग थिंग रेप्लिकेट करती है। तो रेप्लिकेशन जो है वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है वायरस का। और इसके बाद अपना न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये म्यूटेशन भी हो सकती है इसके अंदर, और इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं। तो ये चारों चीज़ें जो है ना वो लिविंग कैरेक्टर्स हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वायरस एक लिविंग है। लेकिन इसके अंदर नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत सारे हैं। मसलन इसके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनल नहीं है, ठीक है। तो वायरस को हम लोग कहते हैं ए सेलुलर, ए का मतलब होता है एब्सेंस। तो वायरस के अंदर सेल ही नहीं होता, राइट। तो आपने कभी देखा है कोई जो लिविंग चीज़ है वो सेल के बगैर हो? नहीं। तो इसलिए हम जो है ना इसको नॉन लिविंग कह रहे होते हैं क्योंकि इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनल और सेल नहीं है, और ये क्रिस्टलाइज होकर स्टोर भी किया जा सकता है। कोई लिविंग थिंग स्टोर नहीं हो सकती है जब तक आप उसमें, अब तो जाहिर सब कुछ ही हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद नॉन लिविंग कैरेक्टर वायरस का एक ये भी है कि ना इसमें रिस्पायरेशन होती है, ना इसमें एक्सक्रीशन होती है, और ना मूवमेंट होती है। और वायरस को रेप्लिकेशन करने के लिए लिविंग सेल की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से मैं कह रही हूँ कि एक नॉन लिविंग कैरेक्टर, नॉन लिविंग होता है वायरस। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको यही बताया था कि हमने क्लास 11 के बच्चों के लिए एक फ़िज़िक्स की न्यूमेरिकल क्लास रखी है, जिसमें हम सिर्फ 20 से 20 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 2 से 3 घंटे के अंदर की क्लास होगी ये, ठीक है। टाइमिंग मैं आपको वेरी सुन बता दूंगी, जूम पे होगी, ऑनलाइन होगी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। जो इसकी फ़ीस है वो सिर्फ 500 रुपीज़ है, आपने जाके रजिस्टर ज़रूर करवा लेना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।